हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। महाराष्ट्र सेट 2025 के पेपर टू कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर नेटवर्किंग एक मोस्ट स्कोरिंग यूनिट है, जिसको आज के सेशन में हम फुल सिलेबस रिवीजन करने वाले हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग के रीसेंट एग्जामिनेशन में जितने भी कॉन्सेप्ट्स आए हैं एग्जामिनेशन में, उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि अपकमिंग एग्जामिनेशन में आप सभी स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए फिर इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पेपर टू प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जो कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इस कंप्लीट कोर्स में आपको डेली लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस के साथ में प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज मिलेंगे। 100% आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे सभी यूनिट्स के साथ में। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड रिवीजन क्वेश्चन बैंक भी आपको दिया जाएगा, जिससे कि आपको एक क्लियर आइडिया ये मिलता रहेगा कि एग्जाम में कैसे सवाल बन रहे हैं। सबसे खास बात इस कोर्स की ये रहेगी कि आपके पेपर 1 की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम करवाएंगे, जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स सब कुछ पेपर 1 के लिए भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये 2 नंबर्स आपको दे रही हूँ, इन पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कंप्लीट कोर्स की जानकारी ले सकते हो और अगले एग्जाम के लिए भी एनरोल कर सकते हो। साथ ही स्टूडेंट्स, डेमो क्लासेस जरूर देखिए जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में अवेलेबल है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है कोर्स का नाम, दैट इज एमएच सेट पेपर टू कंप्यूटर साइंस। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे कंप्लीट कोर्स आपके सामने है। साथ में पेपर 2 का भी जो है यूनिट वाइज आपको फोल्डर्स मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो कि एग्जाम के लेवल के हिसाब से आपको तैयारी करने में हेल्प करेगी। हमारा सबसे पहला टॉपिक है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल या ओएसआई लेयर्स क्या होती हैं? ओएसआई का मतलब है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब देखिए, ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हमें पता चलता है कि कोई भी कंप्यूटर डिवाइसेस जो इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये कैसे कम्युनिकेट कर रही हैं। अब कम्युनिकेट करने का मतलब है कोई फाइल शेयर कर रहे हैं, कोई मैसेज शेयर कर रहे हैं। अगर हम लोग 2 डिवाइसेस में नेटवर्क के थ्रू, तो इंटरनली वो कैसे काम कर रही हैं, ये हमें ओएसआई मॉडल बताता है। ठीक है, अब इसमें 7 लेयर्स होती हैं। 7 लेयर सेंडर साइड की डिवाइस में रहेंगी और 7 लेयर्स रिसीवर साइड की डिवाइस में रहेंगी। इन 7 लेयर्स की सीक्वेंसिंग से रिलेटेड आपको सवाल बनता है। अब देखिए, हर एक जो लेयर है उसका एक अलग काम होता है, हर एक लेयर की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ से आपसे सवाल बनेगा। तो सबसे पहले इनको सीक्वेंस में अरेंज करना आप लोगों को याद रखना है। तो ये 7 लेयर्स हमारे पास है। लेयर 1 है फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। याद रखने का ट्रिक बताती हूँ, उल्टा इसको याद रखेंगे हम। देखो, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, हो गई 7 लेयर्स याद। आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इसमें कंफ्यूजन वाला पॉइंट सिर्फ ये पी रहता है, क्योंकि पी 2 बार है, तो आप थोड़ा सा याद रख लीजिए कि सबसे पहले फिजिकल लेयर आती है, ठीक है, और यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर के बाद आती है प्रेजेंटेशन लेयर। आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो 7 लेयर्स हैं, अब 2 कंप्यूटर डिवाइसेस अगर एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं और फाइल्स शेयर कर रही हैं, कम्युनिकेट कर रही हैं, तो 7 लेयर्स ही सेंडर की साइड पर काम करेंगी, 7 लेयर्स ही रिसीवर की साइड पर काम करती हैं। और ये दोनों आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। कैसे? एप्लीकेशन लेयर के थ्रू। एप्लीकेशन लेयर पता है क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर होता है एंड यूजर इंटरफेस। क्या होता है ये? एंड यूजर इंटरफेस। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी, मैं आपके साथ चैट कर रही हूँ किसी एप्लीकेशन के थ्रू, किसी ऐप के थ्रू, तो वो एंड यूजर इंटरफेस ही हुआ, है ना। तो कोई एप्लीकेशन के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, तो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कनेक्शन होता है सेंडर और रिसीवर का। एप्लीकेशन लेयर का एक और नाम होता है, इसको हम लोग डेस्कटॉप लेयर भी बोलते हैं। यूजर का जो भी ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस होता है वो सब एप्लीकेशन लेयर में होता है। जो भी पॉइंट्स बता रही हूँ इनको नोट करो, ये पीवाईक्यू से ही लेकर आई हूँ, ठीक है। यूजर इंटरफेस आप लोगों को बता दिया, एंड इसके अलावा प्राइवेसी ऑफ सर्विस पर भी ये काम करता है। इसके बाद अगर हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें, तो प्रेजेंटेशन लेयर का दूसरा नाम होता है ट्रांसलेशन लेयर। क्या होता है? ट्रांसलेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है? डेटा को ट्रांसलेट करता है, इनक्रिप्शन का काम करता है, डिक्रिप्शन का काम करता है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन का मतलब है कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करता है।
प्रेजेंटेबल फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करता है, हम सिंपल तरीके से ये बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार आया है कि सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स के साथ कौन काम करता है, तो वो करता है प्रेजेंटेशन लेयर, जिसको ट्रांसलेशन लेयर भी बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ, देखिए एप्लीकेशन जैसे हम HTTP पढ़ते हैं, हम लोग FTP यूज करते हैं, हम SMTP यूज करते हैं, डोमेन नेम सर्वर्स यूज करते हैं, ये सब हमारे एप्लीकेशन लेयर्स के अंदर आते हैं। क्लियर? अब अगला है सेशन लेयर। सो सेशन लेयर काम करता है टोकन मैनेजमेंट का। ये हमें बताता है कि कोई भी सेशन कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा। सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो सेशन लेयर बेसिकली सेशंस को एस्टैब्लिश करता है, मैनेज करता है और फिर टर्मिनेट भी करता है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन वी हैव ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर काम करता है फ्लो कंट्रोल से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है, PYQ की स्टेटमेंट है। जैसे डेटा पैकेट्स हैं जो फ्लो हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ये उनके बीच में रिलेशनशिप कभी भी नहीं देखता है, इसका काम है पैकेट्स को सिर्फ ट्रांसफर करवाना, ठीक है। मैसेज को क्या करता है, डिवाइड करता है सोर्स के साइड पे एंड रिजेंबल करता है डेस्टिनेशन के साइड पे। ये देखिए, ये एक सवाल कल भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, आई थिंक आज वो नहीं है, कल के क्लास में ही हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि सेंडर साइड की OSI लेयर पे मैसेज को ब्लॉक्स में डिवाइड करता है और रिसीवर साइड की OSI की ट्रांसपोर्ट लेयर में उसको क्या करता है, रीअसेंबल करता है। इस चीज को पता है क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं सेगमेंटेशन एंड असेंबली या रीअसेंबली। क्लियर? अगर आप लोगों ने वो कल वाला सेशन नहीं देखा है जिसमें कि मैंने रीसेंट एग्जामिनेशन के सवाल डिस्कस किए थे, आप मुझे बता दो, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी। ट्रांसपोर्ट लेयर बिल्कुल सेंटर में है, देखो, तो इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ OSI। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली से रिलेटेड ये काम करता है। कोई भी मैसेज जब सेंड होता है, डेटा जब सेंड होता है, तो ये एक्नॉलेजमेंट भी जरूर देता है डिवाइस को। इसके बाद अगली लेयर आती है नेटवर्क लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP एंड UDP काम करते हैं, इनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना नोट करिए। नेटवर्क लेयर काम करती है राउटिंग IP एड्रेसेस को, IP लेयर भी बोलते हैं क्योंकि IP एड्रेसिंग के साथ काम करती है। इसमें लॉजिकल एड्रेसेस को यूज किया जाता है एंड जैसे कि मैंने बताया राउटिंग को भी यूज किया जाता है। क्लियर? राउटिंग, स्विचिंग, ये सब यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा नेटवर्क पैकेट्स के फॉर्मेट में ये काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं पैकेट सीक्वेंसिंग, यहाँ पर की जाती है। अगली लेयर आती है डेटा लिंक लेयर। सो डेटा लिंक लेयर में जो डेटा पैकेट्स होते हैं वो फ्रेम्स के फॉर्मेट में, डेटा पैकेट्स को यहाँ पर फ्रेम्स बोलते हैं, ठीक है। नेटवर्क में डेटा को पैकेट्स बोलते हैं, डेटा लिंक लेयर में इसको फ्रेम्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे नेटवर्क लेयर IP एड्रेस के साथ काम करती है, वैसे ही डेटा लिंक लेयर MAC एड्रेस के साथ काम करती है। अब यहाँ पर IP एड्रेस था इसलिए इसको हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, ये MAC एड्रेस है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। तो बेसिक चीजें हैं, डेफिनेटली आप लोगों को बेसिक्स थोड़ा थोड़ा पता भी होगा और बाकी तो मैं बता ही रही हूँ। इसके बाद आती है हमारे पास फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का काम है कि ये रॉ बिट्स को, यानी कि 0 1 के फॉर्मेट वाले बिट्स को क्या करती है, एक फिजिकल मीडियम में, एक फिजिकल मीडियम के थ्रू ट्रांसफर करती है। फिजिकल मीडियम का मतलब क्या है कि किसी केबल के थ्रू, किसी हब के थ्रू या फिर ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। तो ये है फिजिकल लेयर। अब फिजिकल है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस से रिलेटेड जो भी काम है वो यही करता है। इथरनेट केबल हो गया, नेटवर्क टोपोलॉजी हो गई, ये सब हमारा फिजिकल लेयर के अंडर आता है। क्लियर एवरीवन? सो ये बेसिक्स मैंने आपको 7 लेयर्स के बता दिए। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि ट्रांसपोर्ट लेयर इंपॉर्टेंट है एंड इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर इंपॉर्टेंट है, तो ट्रांसपोर्ट, और ये क्या है, हार्ट ऑफ OSI है। तो लेयर नंबर 4 से 1 तक जो होती है,
रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क, नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करने के काम आती है। और अपर 3 लेयर्स क्या करती हैं, ये सॉफ्टवेयर के साथ रिलेटेड है, यूजर की इंटरेक्शन में हेल्प करती हैं। और जो हाईएस्ट लेवल की लेयर्स होती हैं वो ये 4 होती हैं, और लोएस्ट लेवल की लेयर्स ऊपर वाली 3 होती हैं। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे टीसीपी एंड यूडीपी की, तो पहले टीसीपी बता देती हूँ। टीसीपी बेसिकली कंजेशन को कंट्रोल करता है एंड ये फ्लो को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि एरर डिटेक्शन का काम कौन करता है, तो एरर डिटेक्शन का काम टीसीपी करता है। किसकी मदद से, चेक सम की मदद से। ठीक है, इसके अलावा एरर कंट्रोल का काम भी ये करता है, किसकी मदद से, गो बैक, और दूसरा मेथड है एआरपी जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इन दोनों की मदद से एरर कंट्रोल और एरर डिटेक्ट करता है टीसीपी। टीसीपी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है, जिसमें इसको बोला जाता है कि ये होस्ट टू होस्ट डिलीवरी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड साथ में जैसे एरर कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एरर डिटेक्शन के साथ साथ रीट्रांसमिशन का भी काम करता है। और ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, देखो मैं बार बार वही चीज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोग इस पर ताकि फोकस करें। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स लिखवा रही हूँ, बता रही हूँ, ये सब PYQ से ही मैंने लिए हैं, नेट, सेट और गेट के। तो आगे आपके एग्जाम में ये बहुत हेल्प करेंगे। ये वाला दिसंबर 2023 के यूजीसी नेट में आया था कि कंजेशन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और रीट्रांसमिशन कौन करता है, तो वो करता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर टीसीपी। ठीक है, आगे बात करते हैं यूडीपी की। यूडीपी का मतलब है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है और यूडीपी कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल होता है। जैसे उसमें देखिए चेकसम हम एरर डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं, वैसे ही यूडीपी में चेकसम जो है वो ऑप्शनल होता है, एरर डिटेक्शन भी ऑप्शनल होता है। ठीक है, जो VoIP है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, उसके लिए बेनिफिशियल होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एंड ये काम करता है प्रोसेस टू प्रोसेस पे। दिसंबर 2023 के यूजीसी नेट एग्जाम में आया था कि सेगमेंट्स का ट्रांसमिशन कौन करता है, टीसीपी या यूडीपी। तो आपको पता है कि सेगमेंट्स को ट्रांसमिट करना काम है किसका, यूडीपी का। ट्रांसमिशन करता है लेकिन रीट्रांसमिशन ये नहीं करता है। टीसीपी में रीट्रांसमिशन बताया था, यूडीपी में रीट्रांसमिशन नहीं होता है। गेमिंग है, वीडियो कॉल है, जैसे यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग होता है ना, तो ये स्ट्रीमिंग मीडिया, ये सब चीजें हमारा किससे रिलेटेड काम करता है, ये सब चीजें काम करती हैं यूडीपी के अंडर। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, अगर कहीं पर भी डाउट होगा ना, आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके या पीछे जाकर देख सकते हो। इसीलिए मैं ये आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रही हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। एंड अगर आप लोगों को चीजें समझ में फिर भी नहीं आ रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगी। अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको एज इट इज याद रखना। ये लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर कि फिजिकल लेयर में बिट्स के फॉर्मेट में डेटा होता है, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स के फॉर्मेट में होता है, नेटवर्क लेयर में पैकेट्स के फॉर्मेट में होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट्स के फॉर्मेट में होता है, और बाकी सब में क्या होता है, डेटा होता है। ठीक है, अब जैसे OSI लेयर है, उसमें 7 लेयर्स हैं OSI मॉडल में। सिमिलरली TCP IP मॉडल भी होता है जिसमें 4 लेयर्स होती हैं। इसमें देखो अपर 3 लेयर्स मिलाकर एक ही लेयर बनती है जिसका एप्लीकेशन लेयर नाम है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर एज इट इज है, नेटवर्क लेयर एज इट इज है, और डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर को मिला करके नेटवर्क एक्सेस लेयर का नाम दिया गया है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, वर्किंग वगैरह इसकी सब कुछ सेम रहती है। अब देखिए कुछ PYQ लेकर आई हूं ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे सवाल बनते हैं। ये कल के सेशन में ही हम लोगों ने पढ़ा था सीरियल लाइन IP। वैसे तो हमारा IP एड्रेस कहाँ होता है, नेटवर्क लेयर में होता है, बट ये सीरियल लाइन IP है, इसलिए ये डेटा लिंक लेयर में होगा। ठीक है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर,
यूजर डेटा प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर। अब देखो इस सवाल को हम, अगर हमें सब कुछ नहीं भी पता होगा, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको सारे ऑप्शंस नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक आधा ऑप्शन आता है। तो यूडीपी अभी तक हमने पढ़ा, यूडीपी हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट लेयर का एक एग्जाम्पल है, एक टाइप है। तो सी को सेकंड से मैच करके आसानी से आंसर निकल सकता था। एप्लीकेशन लेयर में मैंने आप लोगों को बताया कि यूजर के फोन डिवाइस की एप्लीकेशंस को कनेक्ट करता है ना। तो यूडीपी नेटवर्क मैनेजमेंट में हम लोगों को हेल्प करता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि नेटवर्क मैनेजमेंट मतलब नेटवर्क लेयर, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेम क्वेश्चन ही है। आगे ये देखिए, ये वाला सवाल हमारा 2024 यूजीसी नेट में आई थिंक पूछा गया था, 2023 से 24 का सवाल है। ओएसआई लेयर्स आपके साथ शेयर की हुई है, आपको उसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम आपने तो हमें सिर्फ एक एक नाम बताया, फिजिकल, नेटवर्क, इस तरीके से यहाँ पर तो डेफिनेशंस लिखी है, तो इनकी वर्किंग लिखी है, उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ डेटा लिखा है, देखो ये कीवर्ड है। यूजर इंटरफेस ये एक कीवर्ड है। रॉ बिट्स हमने पढ़ा, रॉ बिट्स को यहाँ पर ट्रांसमिट कर रहा है और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। तो ये देखिए कितना आसानी से, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? सबसे पहले रॉ बिट्स ओवर कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल में रॉ बिट्स को ट्रांसमिट करना, ऑप्शन बी आएगा सबसे पहले। तो ये और ये तो हमने एलिमिनेट कर दिए। अब बी के बाद ए होगा या सी होगा? ए बोल रहा है, देखो पहले रॉ बिट को ट्रांसमिट करेंगे, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा। सी के बाद ए देखो यहाँ पर है और हमें आंसर मिल गया। देन कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ सबनेट, देन वी हैव ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शनलेस, ये क्या बात कर रहा है? डेटाग्राम, ये क्या बात कर रहा है? ये ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहा है ना। कनेक्शन ओरिएंटेड यानी कि टीसीपी, कनेक्शनलेस यानी कि यूडीपी। देन यूजर इंटरफेस सबसे एंड में आना था, यूजर इंटरफेस मतलब एप्लीकेशन लेयर। क्लियर? तो बहुत आसान सवाल था, लॉजिकल सवाल था। अब हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है जो कि है IPv4 क्लासेस से रिलेटेड। सो IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और एक होता है हमारे पास IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 में हमारे पास टोटल 5 क्लासेस होती हैं। पहला सवाल आपसे ये बनेगा, ठीक है, कि कितनी क्लासेस होती हैं? तो A से लेकर E तक की क्लासेस रहती हैं। अब इन क्लासेस को ना बहुत इजी वे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। देखो ये वाला डायग्राम तो आप लोग देख ही रहे हो, इसको मैं बाद में समझाऊंगी, पहले सिंप्लीफाई करके मैं आपके लिए नोट करवाती हूँ, ठीक है। देखो कितनी क्लासेस हैं? A, B, C, D, E हो गया। A का जो सीक्वेंस नंबर होता है वो होता है 0, ये है 10, 110, 1110, 1111। याद रखना मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं, है ना। आगे इसकी रेंज पूछी जाती है। कोड में कभी भी 0 से 127 के बीच में दिख रहा है, ऑलवेज आपका आंसर क्लास ए होगा। 128 से 191 के बीच में है तो क्लास बी होगा। 192 से 223 के बीच में है तो क्लास सी होगा। 224 से 239 के बीच में है तो क्लास डी होगा। एंड 240 से लेकर के 255 के बीच में है तो क्लास ई होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब जो भी क्लासेस होती हैं उनको डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में। सो दो पार्ट्स में पहला होता है हमारा नेटवर्क आईडी वाला पार्ट और दूसरा होता है होस्ट आईडी का पार्ट, ठीक है। अब टोटल जो है, टोटल IPv4 32 बिट का एक सेट होता है जिसमें इन 32 बिट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में। क्लास ए में नेटवर्क आईडी कितनी होती है? 8 बिट की होती है और होस्ट आईडी 24 की होती है। इसमें 16 बिट की दोनों होती हैं क्लास बी में। क्लास सी में ये 24 का होता है, ये 8 का होता है। समझ रहे हो कैसे स्विच हो रही हैं चीजें?
और डी की अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल जो है वो 32 बिट का ही रहता है और क्लास ई भी ओवरऑल 32 बिट का ही रहता है। क्लियर? ये चीजें याद रखनी है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आप छोड़कर जा सकते हो। अब क्लास ए नेटवर्क कहाँ पर यूज होता है? जैसे आपके पास कुछ ऐसा कोड लिखते हैं, अब आपको पहचान कर बताना है कि क्लास ए है या बी है, वो तो पहचान लोगे इस वाले रेंज से, है ना। अब आपको बताना है कि ये यूज कहाँ पर होता है। जो हमारे पास वेरी लार्ज नेटवर्क होते हैं, जैसे कि नासा का नेटवर्क है या ऐसे बड़ी बड़ी उसके ऑर्गेनाइजेशंस के नेटवर्क होते हैं, वहां पर यूज किया जाता है क्लास ए नेटवर्क को। इसके बाद मीडियम नेटवर्क्स है, जैसे कि बैंक्स का नेटवर्क है, वहां पर क्लास बी यूज होता है आईपी एड्रेस। इसके बाद जो हमारा स्मॉल ऑफिस है या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी का सेटअप होता है, उसमें क्लास सी आईपी एड्रेस दिया जाता है। क्लास डी जो है वो मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व किया जाता है। एग्जाम में आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग, तो क्लास डी नेटवर्क होगा आंसर, ठीक है। एंड जो क्लास ई है वो फ्यूचर के लिए रिजर्व किया है एक्सपेरिमेंटल पर्पज से। क्लियर? एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस को यूज किया जाता है। तो ये हो गया IPv4 के, ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है रिजर्व्ड मल्टीकास्ट एड्रेस और सब कुछ आपको बताया है। क्लियर? नेटवर्क आईडी, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ नेटवर्क्स, होस्ट आईडी रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ होस्ट। सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं है इसमें, है ना। जो कुछ आपको अभी बताया वो सब चीजें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, एज इट इज आप लोग याद कर सकते हो। थोड़ा सा ये रेंज वाला ये है 126 नहीं है 127 है ये, आगे बाकी सब ठीक है। क्लियर? ये देखो ये सवाल है, व्हाट परसेंटेज ऑफ IPv4 IP एड्रेस स्पेस टू ऑल क्लास सी कंज्यूम्स। सो क्लास सी कितना परसेंट लेता है ये आपको बताती हूँ। क्लास ए का जो एड्रेस स्पेस होता है वो होता है, एक सेकेंड रुकिए, क्लास ए का एड्रेस स्पेस होता है 50%। लार्ज नेटवर्क है ना, क्योंकि उससे कम है उससे आधा हो जाएगा 25%, ये उससे भी आधा हो जाएगा 12.5%, ये उससे भी आधा हो जाएगा 6.25% और क्लास ई में उससे बराबर रहेगा 6.25%। तो ये परसेंटेज पूछिए, क्लास सी का कितना है 12.5। वेरी इजी, वेरी 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 इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 2 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने यहाँ जहां तक अभी मैं पहुंची हूँ ना, इधर तक जितना हमने पढ़ा है ना, इससे स्टूडेंट्स आपके 6 नंबर पक्के हो सकते हैं, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब बात करते हैं TCP हेडर फॉर्मेट की। इम्पॉर्टेंट है। अब ये देखो इसमें ना पहला तो सवाल ये बन रहा है कि TCP हेडर फॉर्मेट का साइज क्या है, तो इसका साइज है 20 से 60 बाइट्स। क्लियर? उसके बाद आपको ये नाम लिखे होंगे, जैसे सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, ये सब लिखा होगा पेपर में, आपको उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करके देना है। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं हम, सबसे पहले सोर्स पोर्ट है, फिर डेस्टिनेशन पोर्ट है अपर साइड पर, फिर सीक्वेंस नंबर आएगा, क्योंकि TCP हमको गारंटी देता है कि जिस सीक्वेंस में पैकेट डिलीवर स्टार्ट हुए हैं उसी सीक्वेंस में ये डिलीवर भी होंगे। फिर आता है एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये भी आपको भी बताया कि TCP एक्नॉलेज देता है, एक्नॉलेजमेंट देता है जब भी हम मैसेज को डिलीवर करते हैं, डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है DO, RSV, फ्लैग्स, विंडोज, चेकसम, अर्जेंट पॉइंटर एंड ऑप्शंस। तो ये सब आपको बस याद रखने हैं, एग्जाम में आएगा, डेफिनेटली आएगा। अब ये जो सोर्स पोर्ट है इसका साइज है 16 बिट्स, ठीक है। डेस्टिनेशन का भी है 16 बिट्स। सीक्वेंस नंबर होता है 32 बिट्स। एक्नॉलेजमेंट नंबर भी 32 बिट ही है। ऑब्वियसली वो डायग्राम देखकर भी पता चल रहा होगा ये पूरा एरिया कवर कर रहा है। सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट देखो आधे आधे में है ना। अब अगली लेयर में देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है,
ठीक है। DO का मतलब है डेटा ऑफसेट, 4 बिट्स है ये सारे, ठीक है। RSV यानी कि रिजर्व्ड, 3 बिट्स रिजर्व्ड होते हैं। फ्लैग्स जो है वो कंट्रोल बिट है जो जिसका स्पेस 9 बिट्स है। एंड इसके अलावा अगर हम लोग विंडोज की बात करें तो विंडोज का 16 है बिट, 16 बिट, ठीक है। चेकसम का भी 16, अर्जेंट पॉइंटर का भी 16। ऑप्शनल जो है वो ऑप्शनल ही है, ऑब्वियसली इसका कोई साइज नहीं है, अगर होगा भी तो 32 बिट होगा, वैसे ऑप्शनल ही है ये, ठीक है। इसके अलावा ये तो आपको बता ही दिया कि टीसीपी करता क्या है, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, कनेक्शन मैनेजमेंट, ये सब करता है। रिलायबल तरीके से डेटा को ट्रांसफर करने की श्योरिटी देता है। तो ये उसके हेडर का फॉर्मेट है कि एक्चुअल में काम कैसे करता है, ठीक है। दूसरा आता है फिर हमारे पास IPv4 हेडर फॉर्मेट। IPv4 हेडर फॉर्मेट में देखो यहीं पर लिखा है, सबसे ऊपर आता है, इसका 20 बाइट्स का एड्रेस रहता है, बिट 4 बिट का वर्जन है। उसके बाद हेडर लेंथ भी 4 बिट है। TOS यानी कि टाइप्स ऑफ सर्विसेज 8 बिट्स है। देन बिट टोटल, तो इसको ना स्टूडेंट्स ऐसे याद रख लो, मेजरली आपको इतना कुछ नहीं आएगा IPv4 से, आपको ये आएगा कि IPv4 में हेडर चेकसम का साइज क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा 16 बिट्स है। आपको पूछा जाएगा IPv4 में टाइम टू लिव का साइज कितना है, तो आपको बताना होगा 8 बिट्स है। या आपको बोला जाएगा इसको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए, या एक टाइप का सवाल ऐसा भी बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि टाइम टू लिव TCP के हेडर फॉर्मेट का पार्ट है या फिर UDP के हेडर फॉर्मेट का पार्ट है, तो वो चीज भी आप लोगों को डिटेल में पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें, सो नेटवर्क सिक्योरिटी में हमने रीसेंट एग्जामिनेशन में भी ये देखा है कि सवाल जो बन रहे हैं वो कुछ टर्म्स, बेसिक टर्म से बन रहे हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है। ये देखो, ये नेटवर्क सिक्योरिटी का जनवरी 2025 का यूजीसी नेट में पूछा गया सवाल है। मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी की डेफिनेशन है, इंटीग्रिटी की है, ऑथेंटिकेशन की है। तो सिर्फ ये वाली स्लाइड पढ़ लो, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। सो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है, अब देखो नेटवर्क में मैं अगर किसी को मैसेज भेज रही हूँ किसी नेटवर्क के थ्रू, ऑब्वियसली, ठीक है, मैं अपना कोई अकाउंट नंबर, प्राइवेट डिटेल्स दे रही हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंशियलिटी डिमांड कर रही हूँ कि भाई कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए मेरा डेटा, ये आगे ऐसा ना हो नेटवर्क के थ्रू जा रहा है तो स्प्रेड हो जाए। नेटवर्क सिक्योरिटी में कॉन्फिडेंशियलिटी ये बोलता है। इंटीग्रिटी, ensuring डेटा इज नॉट ऑल्टर्ड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, की एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हुए जैसा मैंने डेटा भेजा है एज इट इज पहुंचना चाहिए, उसको इंटीग्रिटी बोलते हैं। अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू ऑथराइज्ड यूजर्स व्हेन नीडेड। ऑथेंटिकेशन, वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर्स और डिवाइसेस। आगे है नो रिप्यूडिएशन, मीन्स प्रिवेंटिंग डिनाइल ऑफ एक्शन, सेंडर कैन नॉट डिनाई सेंडिंग अ मैसेज, ये नो रिप्यूडिएशन है। अब देखो ये सवाल आपका बना था, नेटवर्क सिक्योरिटी में कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं पूछा था। मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स सेंडर एंड रिसीवर एक्सपेक्ट प्राइवेसी। मैसेज इंटीग्रिटी मीन्स जो मैसेज भेजा था रिसीवर को वो एज इट इज मिले, अभी बताया। ऑथेंटिकेशन का मतलब है रिसीवर इज इंश्योर्ड दैट मैसेज इज कमिंग फ्रॉम द इंटेंडेड सेंडर्स। तो सभी के सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं एज इट इज, घुमा फिरा कर। और मुझे लग रहा है कि अपकमिंग एग्जाम में ना ये मैच द फॉलोइंग बनाकर सवाल पूछा जाएगा, एक तरफ ये 4 चीजें होंगी, दूसरी तरफ उनकी डेफिनेशन होगी, तो इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये 5 पॉइंट्स तो हैं ही, साथ में नेटवर्क सिक्योरिटी में क्रिप्टोग्राफी भी आता है। क्रिप्टोग्राफी में सिमेट्रिक इंक्रिप्शन भी होता है हमारा, एसिमेट्रिक होता है, हैश फंक्शंस, डिजिटल सिग्नेचर, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा जरूरी है सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक और डिजिटल सिग्नेचर्स। अगर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम की यूज कर रहा है सेंडर और रिसीवर, तो वो सिमेट्रिक होगा। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन अलग है, यूजर्स पब्लिक एंड प्राइवेट कीज, दो, जैसे कि RSA इसका एक एग्जांपल है।
इसमें हम इंक्रिप्शन के लिए अलग की यूज करते हैं, डिक्रिप्शन के लिए डिफरेंट की को यूज करते हैं। हैश फंक्शन, वन वे फंक्शंस फॉर डेटा इंटीग्रिटी। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी यूजिंग प्राइवेट की। सो डेटा डिजिटल सिग्नेचर हम अभी आगे भी पढ़ेंगे। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में ये सब चीजें आ जाती हैं। नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी, ठीक है, ये सब नेटवर्क सिक्योरिटी में ही है। नेटवर्क सिक्योरिटी ऑब्वियसली नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी है, तो इसमें पैकेट फिल्टरिंग इंपॉर्टेंट है। फिल्टर करता है हमारा, जैसे कि हमारा फायर वॉल है, वो भी तो डेटा को फिल्टर करता है ना। इंटरनेट से कोई डेटा डिवाइस में आ रहा है तो वो फिल्टर करता है कि कौन सा ऑथेंटिक है कौन सा नहीं है, तो उसको कंट्रोल करेगा। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस बोलते हैं इसको। वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सिक्योर कम्युनिकेशन, पब्लिक नेटवर्क पर सिक्योर कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है या नहीं, इस चीज की इंश्योरिटी हमें देता है वीपीएन, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब क्योंकि हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो नेटवर्क में देखिए कितने सारे कॉमन अटैक्स होते हैं, जैसे कि डीओएस, डीडीओएस है, मैन इन द मिडल है, फिशिंग है, सीक्वल इंजेक्शन है, स्निफिंग है, स्पूफिंग है ना, वायरस, मालवेयर अटैक्स, ये सब क्या है? बहुत कॉमन अटैक्स है जो कि नेटवर्क की सिक्योरिटी को बीच में तोड़ते हैं। अब ये सब चीजें मैं आप लोगों को नेटवर्क अटैक्स यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ कि क्या क्या चीजें आती हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के अंडर। अगर आप लोगों को, वैसे तो देखिए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं, पता ही होगा, फिर भी अगर नहीं पता है मुझे बता दो, मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगी। ये वाला टॉपिक आपके पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 के लिए भी है, ठीक है। डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड से रिसेंट काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पहला काम इसका क्या होता है? डेटा को इनक्रिप्ट करना, यानी कि कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट यूजिंग एन इंक्रिप्शन एल्गोरिदम and a key to ensure confidentiality of data during transmission और storage। क्या मतलब है? सिंपल भाषा में इसको देखते हैं। देखो, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स क्या है? ये एक ब्लॉक साइफर है और इसमें जो प्लेन टेक्स्ट होता है, ठीक है, इसमें क्या मैंने बताया ना, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें जो भी प्लेन टेक्स्ट होता है वो 64 बिट्स का होता है। इसकी जो की होती है वो भी 64 बिट की ही होती है, ठीक है। इसको हम ब्लॉक साइफर बोल रहे हैं। ब्लॉक साइफर का मतलब है कि ये पूरा एक साथ काम करता है। इट वर्क्स एज अ होल, दैट इज कॉल्ड योर ब्लॉक साइफर। राउंड फंक्शंस कितने हैं? 16 है। अब देखो सिंपल तरीके से इसका ना एक डायग्राम बताती हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि अभी तक मैंने क्या बोला है ना। कंफ्यूजन होता है अगर पहली बार कोई पढ़ रहे होंगे। देखिए, चलिए यहाँ पर बताती हूँ। प्लेन टेक्स्ट को हम कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास कोई एक प्लेन टेक्स्ट है, जैसे कि मान लीजिए 64 बिट का कोई प्लेन टेक्स्ट है, उसको अब हमें कन्वर्ट करना है। तो प्लेन टेक्स्ट को सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें राइट बिट आता है जो कि 32 बिट होता है। बिट है ये, बाइट्स मत कर देना वरना सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला, ये ऐसे ब्लॉक्स में काम करता है। इसके बाद जो अगला ब्लॉक होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन विद, यहां पर लिख रही हूं समझ लेना, परम्यूटेशन। इसका साइज भी कितना है? 32 बिट्स ही होता है। एक्सपेंशन विद परम्यूटेशन के बाद हम एक जोर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिसमें कि एक 48 बिट की को यूज किया जाता है। इसके बाद अगेन हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस को यूज करते हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस को यूज कर रहे हैं। और ये सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस कितने होते हैं? टोटल 7 बॉक्सेस हमारे पास होते हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस भी पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद फिर से परम्यूटेशन की जाती है और परम्यूटेशन के बाद यहाँ पर 32 बिट का जोर ऑपरेशन लगाया जाता है। और ये वाली साइड की अगर बात करें तो ये लेफ्ट साइड है, 32 बिट की है। ये वाला साइकिल यहाँ से आएगा, ये वाला साइकिल यहाँ से आएगा और इस तरीके से ये यहाँ पर टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देंगे।
एग्जाम में डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पूछते हैं कि जो भी प्लेन टेक्स्ट का कन्वर्जन है वो लेफ्ट साइड पर होता है या राइट पर होता है, तो जो भी काम है वो राइट साइड पे होगा। लेफ्ट साइड पर बस 32 बिट इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कितने बॉक्सेस, 7, 7 नहीं 8 होते हैं। हर एक बॉक्स का साइज कितना होता है, 6 बिट्स होता है, यानी कि टोटल 48 बिट्स का ये साइज होता है। क्लियर। और इस तरीके से जो 16 साइकिल्स बताए ना, 16 राउंड्स, तो ये इस तरीके से यहाँ से काम करते हैं। ये साइकिल इस तरीके से इसी चीज को रोटेट करता रहता है। क्लियर। तो ये एक बेसिक सी चीज है। और ये वाला जो सीक्वेंस बताया ये एज इट इज दिसंबर 2019 के यूजीसी नेट एग्जाम में आया है, तो हम इसको जरूर आगे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसमें बस आपको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए बोला था इन स्टेप्स को। अब ये वाला सवाल भी PYQ ही है, जो कि गेट और नेट में आया है। अब देखिए, मैं गेट और नेट पर ज्यादा इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि गेट और नेट के बेसिक PYQs ही आपके सेट एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप लोगों ने तैयारी करनी है। अब DES डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स हैं, इसका जो की साइज है वो 56 होता है। ठीक है, इसका की साइज कितना होता है, 56 होता है। कैसे? ठीक है, DES जो है वो 56 होता है। अभी मैंने आप लोगों को कितना बताया, 64 बताया। तो इसमें जो बाकी के 8 बिट्स हैं वो क्या है, वो एक्सटर्नल लेवल पर काम करते हैं, इसलिए इसको 56 लिखते हैं। कभी 64 लिखा होगा एग्जाम में, कभी 56 होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। AES जो है उसके की साइज 256 है, 3DES का साइज 168 है, और RSA का साइज जो है वो 1024 है। ये एज इट इज याद रख सकते हो तो रख लो, नेट वाले खास तौर पर। ठीक है, सेट वाले फिर भी इग्नोर कर सकते हैं अगर नहीं याद हो रहा तो। RSA की अगर बात करें, सिक्योर इंटरनेट पे सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए ये हेल्प करता है। डिजिटल सिग्नेचर, ईमेल इनक्रिप्ट करना, की एक्सचेंज करना, ये सब RSA का काम होता है। अब जैसे हम लोग डिजिटल सिग्नेचर की बात कर रहे हैं, सो डिजिटल सिग्नेचर एक मैथमेटिकल टेक्निक है दैट इज यूज टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डिजिटल मैसेज और डॉक्यूमेंट। अब समझ रहे हो, एक्सप्लेन करने की तो आई होप जरूरत नहीं है कि डिजिटल मैसेज क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है। उसकी ऑथेंटिसिटी अभी हमने पढ़ा, इंटीग्रिटी टर्म हमने अभी पढ़ी। अब समझो इस चीज को कि उसको प्रोसेस करने के ये काम आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के रूप में ये काम करता है, जो कि दैट प्रूव्स हु सेंड द मैसेज, कि किसने ये मैसेज भेजा है, इस चीज के बारे में बताता है। द मैसेज वॉज नॉट चेंज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ये बताता है इंटीग्रिटी, कि मैसेज जैसा आया था एज इट इज ही आपको रिसीव हुआ है। द सेंडर कैन नॉट डिनाई सेंडिंग इट, इसको नॉन रिप्यूडिएशन बोलते हैं, कि सेंडर बाद में नहीं बोलेगा कि मैंने इसको नहीं भेजा है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखता है हमारे कम्युनिकेशन में डिजिटल सिग्नेचर, उसका टर्म नाम दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो मुझे बताइए कमेंट करके, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए नॉन स्टॉप मैराथन सेशन हर एक यूनिट का लेकर आऊं। अगला मैं प्लान कर रही हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो अगर आपको चाहिए कि ऐसे सेशंस आए, थियोरी वाले भी, PYQs MCQs वाले भी, तो आप मुझे बता दीजिए अगर पसंद आ रहा है तो। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर की जो की फंक्शंस है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, देखो डिजिटल सिग्नेचर में अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं हम, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम कर रहे हैं। इसमें इंक्रिप्शन करते हैं सेंडर की प्राइवेट की से, और वेरीफाई करते हैं सेंडर की पब्लिक की से। इंक्रिप्शन सेंडर की प्राइवेट की से होती है और वेरिफिकेशन सेंडर की पब्लिक की से होती है डिजिटल सिग्नेचर में। ये देखो, ये सवाल है, इन RSA इंक्रिप्शन एल्गोरिदम ऑल्सो वर्क्स इन रिवर्स। जो RSA एल्गोरिदम है ना, उसका उल्टा है हमारा डिजिटल सिग्नेचर, दोनों ऑपोजिट काम करते हैं। दैट यू कैन इनक्रिप्ट अ मैसेज, ये बोल रहा है RSA जब उल्टा काम कर रहा है, यानी कि हम यहाँ पर इनक्रिप्ट कर रहे हैं मैसेज किससे, प्राइवेट की से, एंड डिक्रिप्ट कर रहे हैं मैसेज किससे, पब्लिक की से। तो ये प्रॉपर्टी होती है डिजिटल सिग्नेचर की। और RSA की प्रॉपर्टी इसकी उल्टी होती है, इंक्रिप्शन होती है पब्लिक की से,
और डिक्रिप्शन होती है प्राइवेट की से। क्लियर? ये देखिए, अ मैसेज इज encrypted using public key, encrypted using public key and sent from sender to receiver। तो ये क्या है? सेंडर इसको इनक्रिप्ट करेगा रिसीवर की पब्लिक की से। बिल्कुल बेसिक सा लॉजिक है ये, है ना? अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक जो कि है ARP एंड RARP। इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, ठीक है? सो ARP का मतलब है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और RARP का मतलब है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यानी कि इसका उल्टा काम करता है। देखो, ARP तब होता है जब हमें IP एड्रेस पता है, एक कंप्यूटर डिवाइस है जो नेटवर्क से कनेक्टेड है, उसका IP एड्रेस हमें पता है और हमको उसका MAC एड्रेस ढूंढना है। और रिवर्स ARP काम करता है इसका उल्टा, कि हमारे पास डिवाइस का MAC एड्रेस है लेकिन हम लोगों को IP एड्रेस नहीं पता, हमें वो ढूंढना है। उसी मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस अगर ढूंढने को बोला जाएगा सवाल में तो ऑलवेज गो फॉर RARP। ठीक है, दोनों जो है वो OSI की डेटा लिंक लेयर में काम करते हैं। ARP में होस्ट एंड राउटर्स पैकेट्स को सेंड करते हैं। क्लियर? अभी भी हम ARP को काफी ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अभी RARP के कुछ टूल्स को यूज किया जाता है। अगला डिफरेंस ये देखिए, सवाल देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोटोकॉल दैट अलाउ क्लाइंट टू सेंड अ ब्रॉडकास्ट मैसेज। एक क्लाइंट है, उनको एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करने को बोल रहा है विद इट्स मैक एड्रेस, एंड रिसीव्स IP एड्रेस इन रिप्लाई। मैक भेज रहा है और IP वो डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? ये है RARP, जहां पर मैक हमारे पास ऑलरेडी है, IP एड्रेस की डिमांड कर रहे हैं कि रिप्लाई में हमें IP एड्रेस मिलेगा। समझ रहे हो बात को? याद कुछ नहीं रखना, ये वाला एक ये जो सर्कल बना रही हूँ, ये दो चीजें याद रख लो। क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं, बस अब ये आप पर है कि आप कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को समझ पा रहे हो। और क्वेश्चन समझ पा रहे हो या नहीं, ये निर्भर करेगा कि आप लोगों ने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है या फिर नहीं, तभी आप समझ पाओगे कि एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। आगे है सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग। रिसेंट जनवरी 2025 के UGC नेट एग्जाम में भी यहाँ से सवाल आया है। सर्किट स्विचिंग कनेक्शन ओरिएंटेड है, पैकेट स्विचिंग कनेक्शन लेस होता है। ठीक है, लाइक डेडिकेटेड फोन कॉल लाइन, लाइक सेंडिंग लेटर्स इंडिविजुअल विया पोस्ट। इतना तो समझ गए होंगे। इसमें देखिए, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है फिक्स्ड पाथ होता है इसके लिए, और ये क्या है? फिक्स्ड पाथ नहीं होता है। जैसे जैसे हम मूव करते हैं तो ये चीजें भी मूव होती रहती हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क जो है वो सर्किट स्विचिंग है। आजकल जो हम लैन वैन इंटरनेट ये यूज करते हैं, ये सब पैकेट स्विचिंग है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज करेंगे। देखिए, ये वाला सवाल आया था, पैकेट स्विचिंग रिजल्ट्स इन लेस वेरिएशन इन द डिले देन सर्किट स्विचिंग। ये PYQ है जो कि कल के सेशन में हमने डिटेल में पढ़ा था। जनवरी 2025 का ही सवाल है ये। ठीक है, नहीं देखे हैं कोई भी, जैसे क्योंकि मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये कल ही पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है बस मुझे बता दो, मैं लिंक्स आपके साथ शेयर करती रहूंगी। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब मोबाइल नेटवर्क हम लोग यूज करते हैं, ये क्या है? एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ही तो है ना? सो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में CDMA, GSM, UMTS ये सब आते हैं। इनकी फुल फॉर्म्स आपके सामने लिखी हुई हैं। इनकी फुल फॉर्म्स लिखी हुई हैं, जैसे CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी, ईमेल प्रोटोकॉल्स में ये 3 प्रोटोकॉल्स आते हैं, है ना? अब देखिए, जैसे सवाल रिसेंट आया था कि UMTS एंड GSM
जीएसएम एंड सीडीएम में, सॉरी, ये जो हम 2G नेटवर्क यूज करते थे उस समय पे यूज होता था। ये देखिए 2G नेटवर्क जब था तो टेक्नोलॉजी यूज होती थी जीएसएम और सीडीएम में, बेसिक वॉइस एंड लो स्पीड डेटा होता था। 3G फोन जब आए तो उसमें टेक्नोलॉजी यूएमटीएस और सीडीएम में 2000 यूज होने लगी, जिसमें रेट्स जो है, रेट्स मतलब डेटा ट्रांसफर रेट्स, ठीक है, प्राइस वाले रेट्स की बात नहीं कर रही हूँ। 4G है LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इसमें यूज किया जाता था। एंड अभी हम 5G टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिसमें 5G NR दैट इज न्यू रेडियो यूजिंग OFDM में मैसिव मीमो एंड मिलीमीटर वेव्स वेव्स जिसको बोलते हैं, ये यूज किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ईमेल प्रोटोकॉल्स में IMAP का मतलब है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल्स को मेल सर्वर से रिट्रीव करने में हम लोगों को हेल्प करता है। क्लियर? SMTP है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी हम दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड एंड रिले आउटगोइंग ईमेल्स बिटवीन ईमेल सर्वर, जब हम मेल्स करते हैं डिफरेंट सर्वर्स में तो उस चीज को सेंड और रिप्लाई करने और ये सब चीजों में हेल्प करता है। POP3 क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ईमेल्स को रिट्रीव करना है ईमेल सर्वर से तो POP3 हमें हेल्प करता है। ईमेल्स को क्लाइंट के डिवाइस में अगर डाउनलोड करना है, सर्वर से उसको डिलीट करना है तो POP3 हेल्प करता है। सो IMAP एंड POP3 दोनों ईमेल रिट्रीवल के लिए है। SMTP क्या है? मेल को ट्रांसफर या मेल को सेंड करने के लिए काम आता है। और ये तीनों जो है एप्लीकेशन लेयर पर काम करते हैं, ईमेल की एप्लीकेशन लेयर पर काम करते हैं। एज इट इज देखिए सवाल है, ARP तो आपको पता ही होगा, अभी अभी मैंने बताया। ARP क्या है? प्रोटोकॉल दैट मैप्स IP एड्रेस टू मैक एड्रेस। समझ रहे हो जो बताया? पॉप क्या करता है? ईमेल क्लाइंट टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम मेल सर्वर। IMAP क्या करता है? दैट अलाउ एसेसिंग ईमेल ऑन द सर्वर विदाउट डाउनलोडिंग देम। IMAP में हम डाउनलोड नहीं कर सकते, सिर्फ चेक कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। और पॉप क्या करता है? डाउनलोड करने में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पर विदाउट डाउनलोडिंग लिखा था तो इजीली हमें मिल गया। टेलनेट है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। लॉगिन यूज फॉर रिमूव login to another computer over a network. वायरलेस नेटवर्क्स एंड टोपोलॉजी में वाईफाई आ रहा है, ऑब्वियसली वायरलेस में वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी ये तो आएगा ही। टोपोलॉजीज जो है आजकल के समय में स्टार, मैश और एडहॉक नेटवर्क्स को यूज किया जाता है। मैनेट्स रिसेंट एग्जाम में आया है यूजीसी नेट में कि मैनेट्स क्या होता है? सेल्यूलर टोपोलॉजी एंड मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। ये जो मोबाइल एडहॉक नेटवर्क है ना, इसको मैनेट्स बोलते हैं। इसके फीचर्स ही ये हैं कि सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग है, मोबाइल डिवाइसेस को कनेक्ट करने में हेल्प करता है वायरलेस तरीके से, डायनामिक यानी कि चेंजेबल टोपोलॉजी है। सिंपल भाषा में बताती हूँ, मोबाइल एडहॉक नेटवर्क, एक मोबाइल की जो टोपोलॉजी है ना, उसमें क्या होता है, मोबाइल में जैसे मैं बात करते करते यहाँ वहां घूम रही हूँ तो वो टोपोलॉजी चेंज हो रही है, बैंडविड्थ चेंज हो रही है, कंट्रोल किसी एक जगह पर नहीं है, जैसे जैसे मैं मूव कर रही हूँ, शिफ्ट कर रही हूँ, कंट्रोल और हर चीज चेंज हो रही है। तो ये मैनेट में होता है, मोबाइल में होता है। तो मैनेट कभी भी आएगा उसको मोबाइल नेटवर्क से रिलेट कर दो कि डायनामिक टोपोलॉजी, क्योंकि फिक्स्ड नहीं है। मैं मूव कर रही हूँ फोन पे बात करते करते, मैं एक सिटी से दूसरी सिटी में पहुंच गई तो टोपोलॉजी भी तो चेंज हो रही है, बेसिक सी बात है ना। Which of the following are key features of mobile ad hoc network? As it is सवाल है ये वाला जो जनवरी 2025 के यूजीसी नेट में आया है। A, B and D only. सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, ये सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है, किसी सर्वर पर बेस्ड नहीं होता हमारा सेटअप, ठीक है। हाई मोबिलिटी ऑफ नोड्स, नोड्स का मतलब है मोबाइल, कंप्यूटर, जो कुछ भी है डिवाइसेस।
फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि अभी हमने बताया डायनामिक होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी इज डायनामिक एंड बार-बार वो चेंज होती रहती है क्योंकि हम फ़ोन पे बात करते-करते मूव होते रहते हैं। सेंट्रल कंट्रोलर ये बोल रहा है ज़रूरत होती है, नो यहाँ पर हमने क्योंकि लिखा है कि डिसेंट्रलाइज्ड है, तो सेंट्रल कंट्रोलर की तो बात ही नहीं है कि कोई सर्वर या कोई होस्ट के बिना ये काम करती हैं चीज़ें, ठीक है? अब हम क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक्स पढ़ लेते हैं, जहाँ से थोड़ा-थोड़ा इसका बताऊँगी, जहाँ से बेसिक से सवाल एग्ज़ाम में आए हैं। SaaS सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, PaaS प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। अब ये होता क्या है? क्लाउड स्टोरेज देखो आज के समय पे कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास जैसे कि कोई कंप्यूटर डिवाइस है, मेरे पास कुछ भी फ़ोन है, ड्राइव पे मैं डेटा स्टोर कर रही हूँ। ड्राइव क्या है? क्लाउड स्टोरेज हम इसको मानकर चल सकते हैं। सो क्लाउड स्टोरेज इज़ अ सर्विस दैट अलाउ यू टू स्टोर योर डेटा, एनी काइंड ऑफ फाइल, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट ऑन रिमोट सर्वर्स दैट आर एक्सेस्ड थ्रू इंटरनेट इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट इन योर फ़ोन। अब देखिए कितनी फ़ोटोज़ हमारे फ़ोन में नहीं होती है। ड्राइव के साथ, सर्वर के साथ हमने कनेक्ट किया होता है और वो ऑटोमेटिकली हमारे ड्राइव में, सर्वर में, क्लाउड में चली जाती है। इसके लिए पे करना पड़ता है, कई बार फ्री कुछ लिमिटेड एक्सेस भी होता है फ्री, बाकी फिर आपको ₹20, ₹50, ₹100 स्टोरेज का मिलता है 2-3 महीने के लिए। इतना अफोर्डेबल होता है ये। सो क्लाउड में सास, पास और आस ए IaaS मॉडल होता है। सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, मान लीजिए कि कोई सॉफ्टवेयर है जिसको मैं खुद डाउनलोड नहीं करना चाहती, वो बहुत हेवी सॉफ्टवेयर है, तो मैं उसको क्लाउड के थ्रू यूज़ करूँगी, जैसे कि गूगल डॉक्स है, जीमेल है, राइट? गूगल डॉक्स क्या, मैं अपने फ़ोन में कोई पीपीटी नहीं बना रही हूँ, मैं डायरेक्टली गूगल डॉक्स में बना रही हूँ, जो कि ड्राइव में, हवा में ही, सर्वर में ही स्टोर हो रही है। प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस, गूगल ऐप इंजन है, हेरोकू है, ये सब चीज़ें प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, ये IaaS पर फोकस करते हैं। इंटरनेट के थ्रू हमें कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को यूज़ करने में हेल्प करता है, हमें इसके लिए अपना स्टोरेज यूज़ नहीं करना होता, ठीक है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट बहुत एक सिंपल चीज़ है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन क्लाउड प्रोवाइडर, जैसे कि कोई कंपनी है ABC नाम की, ये क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं और मैं हूँ जिसको स्टोरेज के लिए क्लाउड सर्विसेज लेनी है। तो हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई आप 60 डेज के लिए 200 पे कर रहे हो, इतना स्टोरेज आपको मिलेगा, तो वो चीज़ें सर्विस लेवल एग्रीमेंट में होती है, जो आपको गारंटी देता है कि आपका डेटा सेफ है, रिस्पॉन्स टाइम बढ़ाता है, डेटा सिक्योरिटी, पेनल्टी फॉर ब्रीचेस, ये सब चीज़ें इसमें रहती हैं। IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एम्बेडेड विद सेंसर सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी टू एक्सचेंज दी डेटा, जैसे कि स्मार्ट होम्स है, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये सब किसके अंडर आता है? ये सब आता है हमारा IoT, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंडर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को सिंप्लीफाई करके आपको बताती हूँ। अब देखिए जैसे हमारी स्मार्ट वॉच है, वो क्या कर रही है, हमारे हार्ट रेट को ट्रैक कर रही है ना, और हमारे मोबाइल फ़ोन में वो सारा डेटा ट्रांसफ़र कर रही है। तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है कि छोटी-छोटी चीज़ें जो इंटरनेट पर बेस्ड हम लोग कर रहे हैं। ये क्या करता है, डिवाइस को इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं और डिवाइसेज़ डेटा को सेंड और रिसीव कर लेती हैं बहुत आसानी से। कॉमन स्मार्ट होम्स हैं, स्मार्ट सिटीज़, ये सब चीज़ें हमारी IoT के अंडर आती है। अब स्मार्ट टीवी हम यूज़ करते हैं, फिटनेस बैंड्स हम यूज़ करते हैं, स्मार्ट लाइट्स हम यूज़ करते हैं, है ना? स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हैं, तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। थिंग्स का मतलब यहाँ पर लिखा भी है ऑब्जेक्ट्स, कि बेसिक सी चीज़ें हैं जिसको आज तक हम लोग एज़ इट इज़ यूज़ कर रहे थे और आगे भी उसको एज़ इट इज़ हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से एक स्मार्ट तरीके से। दैट इज़ टेकन अंडर योर
बेसिक्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट्स ये सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली अपकमिंग एग्जामिनेशन में एज इट इज़ पूछे जाएंगे। सो चलिए इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।